राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक यहां पर पढ़ने वाले हैं। उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम यहां पर करने वाले हैं। हिंदी आपके एग्जाम्स में 10 नंबर की आ रही होगी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास को एंड तक देखना, यहां पर आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। हिंदी की क्लास से सब संबंधित होगा। हिंदी की जो चीजें आप कहां से पढ़ सकते हो, जिनके पास बुक्स नहीं है वो कैसे पढ़ सकते हो, सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए सारी चीजें हैं वो प्रोवाइड करवाई है। पहले इस टॉपिक को बढ़ते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे उन चीजों के बारे में। और ये टॉपिक कौन सा है? बहुत ही आसान टॉपिक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको वाक्यांश बोला जाता है, वहां से हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। और इससे हमें हिंदी की समझ हमारी है वो डेवलप होगी, जो हमारी पूरी हिंदी में काम आने वाली है। और डायरेक्ट यहां से भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ये बात भी आप सभी को पता है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और बाकी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि जो हंसने योग्य हो उसको क्या कहा जाएगा। हंसने योग्य चीज होती है, उसको क्या कहा जाएगा? हंसने योग्य। तो जो हंसने योग्य होगा उसको कहा जाएगा हास्यास्पद कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाता है? हास्यास्पद। आपके दोस्त ने कोई जोक मारा और आप हंस दिए, तो वो क्या हो जाएगा? हास्यास्पद हो जाएगा। हंसी, तो उस समय जो आप हंस रहे होगे, जो आपके चेहरे पे होगी, जो आपका चेहरा खिला हुआ होगा, उसको हम हंसी बोलते हैं। हास्य है तो इसका मतलब भी होता है, लेकिन उपहास का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है जी, उपहास का मतलब होता है क्या? किसी का मजाक उड़ाना उपहास कहलाता है। ठीक है जी, कि भाई उसका उपहास हो रहा है, इसका मतलब उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि जो क्रम के अनुसार हो। देखो, यहां से आज वाली क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको याद है वो क्वेश्चन एग्जाम में आया, अच्छी बात है। नहीं भी याद है तो आप कैसे उसको कर सकते हो, ये आपकी समझ है वो डेवलप हो जाएगी। जो क्रम के अनुसार हो उसको क्या कहते हैं? जो क्रम के अनुसार हो। अब आपके यहां पर कंफ्यूजन होगा और आंसर आ गया होगा स्टूडेंट का, लेकिन उन्होंने गलत कर दिया होगा। तो जो क्रम के अनुसार होता है उसको बोला जाता है यथाक्रम। क्रम के अनुसार को क्या कहा जाएगा? यथाक्रम कहा जाएगा। अब क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? क्योंकि दोनों एक जैसे ही आपको दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर क्रमबद्ध किया होगा। तो जो क्रम के अनुसार हो, ऐसे बोला जा रहा है कि भाई क्रम के अनुसार, तो क्रम के अनुसार होगा यथाक्रम। और क्रमबद्ध का मतलब होता है, अगर आपको बोला जाए कि क्रम के अनुसार लगाओ, किसी चीज को क्रम के अनुसार लगाना है कि भाई पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो आपको अगर लगाना है तो उसको बोला जाएगा क्रमबद्ध। बात समझ में आ गया? अगर क्रम के अनुसार होगा तो यथाक्रम होगा, और अगर आपको बोलो कि क्रम के अनुसार लगाओ, क्रम के अनुसार लगाना है, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्रमबद्ध कहा जाएगा। सूची और तालिका के बारे में तो आपको पता ही है। सूची है वो किसी भी चीज की हो सकती है। तालिका, अंक तालिका आपने देखी होगी कि पहले भाई साइंस के, फिर आपके मैथ के, फिर इस प्रकार से जो आपका सिलेबस जिस प्रकार से लगाया जाता है, ये समझ सकते हो। या आपकी 10th वाली मार्कशीट, 12th वाली मार्कशीट वगैरह में आपने देखा होगा, उसी को तालिका बोला जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मुमुक्षु कहा जाता है। मोक्ष की जो इच्छा रखता है उसको क्या कहा जाता है? मुमुक्षु कहा जाता है। लेकिन जिज्ञासु है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो जो जानने की इच्छा रखता है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा जो रखता है उसको क्या कहा जाता है? जानने की इच्छा रखने वाले को, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। ये दोनों बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। जो व्यर्थ का व्यय करता हो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में आया है।
और मैंने यहां पर जो क्वेश्चंस ऐड किए हैं ना वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे मैं जो लेके आया हूं वो सारे के सारे इंपोर्टेंट होने वाले हैं। जो व्यर्थ का व्यय करता हो, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार, कि भाई जिसकी जरूरत भी नहीं है उस चीज के लिए खर्चा कर रहा है, तो उसको बोला जाता है व्यर्थ का खर्चा करने वाला। तो व्यर्थ का जो खर्चा करता है उसको कहा जाता है अपव्ययी। ठीक है जी। अपव्ययी कौन होता है? जो व्यर्थ का खर्चा करता है। लेकिन मितव्ययी और अल्पव्ययी क्या होते हैं? इन दोनों का ही इस्तेमाल हम मितव्ययी का और अल्पव्ययी का की जो कम खर्चा करते हैं, या बोल सकते हो जो सोच समझकर खर्चा करते हैं, उनको बोला जाता है मितव्ययी या अल्पव्ययी। कम खर्चा करते हैं और सोच समझ के करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कम खर्चा करोगे, सोच समझ के करोगे, जितनी जरूरत है उतना ही करोगे, तो सेविंग भी अच्छी हो जाएगी, तो उनको बोला जाता है मितव्ययी या अल्पव्ययी। खर्चीला किसको बोला जाता है? खर्चीला बोला जाता है जो बहुत अधिक खर्चा करता है, बहुत अधिक खर्चा करने वाला। तो बहुत अधिक खर्चा करने वाला क्या हो जाएगा? खर्चीला हो जाएगा। बस शब्दों का हेर फेर है और आंसर है वो चेंज हो जाएगा। जिसके पास माता पिता न हो, जिसके पास माता पिता ना हो, तो जिसके पास माता पिता नहीं होगा उसको बोला जाएगा भाई अनाथ। पितृहीन का मतलब होता है जिसके पास पिता नहीं है। मातृहीन का मतलब होता है जिसके पास माता नहीं है या मां नहीं है। और दीन का मतलब होता है, दीन का मतलब समझते हो ना, कि जिसके पास कुछ ना हो, सिंपल सा, मतलब कि थोड़ा गरीब सा, उसको बोलते हैं। दीन समझ गए होगे, दीनहीन सुना होगा ना, बस वही। चलिए, जिसके पास कुछ भी ना हो, ये इंपॉर्टेंट है। जिसके पास कुछ भी न हो, अगर आप सही, क्योंकि ये कई प्रकार से पूछता है, जिसके पास धन नहीं हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है निर्धन। गरीब है, गरीब किसको बोलते हैं? जिसके पास धन की कमी होती है ना, उसको हम गरीब बोलते हैं। दीन के बारे में हमने पढ़ाई है। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है, ना धन है ना दौलत है, बड़ा दुखियारा है, या आप उसको बोल सकते हो बिल्कुल दीनहीन है ना, दीनहीन दोनों एक साथ, तो उसको कहा जाएगा अकिंचन। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आंसर चेक कर सकते हो, आंसर लिखा हुआ है। अब ये क्यों दिखा रहा हूं ये आपको आगे पता चल जाएगा। आंसर यहीं पे लिखा होगा, नहीं लिखा? अरे आंसर, चलिए आइए। ठीक है, क्यों दिखाया वो हम आगे बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा? अकिंचन हो जाएगा। इसका मतलब समझ गए ना, कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना धन दौलत है, ना परिवार है, ना कोई साथी संबंधी दोस्त वोस्त है, कुछ भी नहीं है जिसके पास, ना घर है, उसको कहा जाएगा अकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी हट गया, कोई बात नहीं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं आस्तिक, और जो विश्वास नहीं रखता उसको बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, विश्वास, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, विश्वास न रखने वाला नास्तिक। दोपहर के बाद के समय को क्या बोला जाता है? दोपहर के बाद के समय को, तो जो दोपहर का बाद का समय होता है उसको बोलते हैं अपराह्न, यानी पीएम उसको बोलते हैं। पीएम से हम लिखते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ठीक है जी। और पूर्वाह्न होता है सुबह का समय, जिसको हम एएम से लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आ जाता है एएम पीएम, तो समझ जाना, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न, यानी कि जो पूर्व का समय होता है, सुबह का जो समय होता है उसको पूर्वाह्न। और दोपहर के बाद के समय का क्या बोला जाता है? अपराह्न बोला जाता है। संध्या होती है शाम के टाइम को, जब थोड़ा थोड़ा रात होने से पहले का समय, और दोपहर ढलने के बाद का जो समय होता है, जिस समय आप घूमने फिरने निकलते हो दोस्तों के साथ, उसको क्या बोला जाता है? संध्या या शाम का समय बोलते हैं। रात तो पता ही है, काली रात है। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं कि जिसे वाणी से व्यक्त न किया जा सके,
न का मतलब क्या है? न का मतलब होता है नहीं, और नहीं का इस्तेमाल हमें क्या करना होता है? ए लगाना होता है। तो जिसे वाणी से व्यक्त किया जा सकता है उसको तो कहा जाता है वचनीय। जिसको वाणी से जो वाणी से व्यक्त न किया जा सके वो कौन सा हो जाएगा? अनिर्वचनीय हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे वाणी से व्यक्त न किया जा सके। न का मतलब होता है नहीं, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ए का। अकथनीय जिसको कहा न जा सके, कथनीय जिसको कहा जा सके। गूंगा तो पता ही होगा भाई, ठीक है, जो बोल ना सके। ठीक है जी। जो व्यक्ति जो कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके, जो कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके उसको क्या कहा जाएगा? जो कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकता उसको कहा जाता है किंकत व्यय विमूढ़। इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, तो याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अन्न को पचाने वाली अग्नि, साइंस का क्वेश्चन है, याद होगा तो बता दोगे। अन्न को पचाने वाली अग्नि, जब हम अन्न ग्रहण करते हैं यानी हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर जाती है, तो उसको पचाने का काम कौन सी अग्नि के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है भाई जठर अग्नि के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? जठर अग्नि के द्वारा किया जाता है, जठर अग्नि के द्वारा। दावा अग्नि भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है जी। दावा अग्नि तो ये वो होती है जो जंगल में लगने वाली आग होती है, उसको बोला जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा, ठीक है। ज्ञाता है जिसको ज्ञान हो उसको ज्ञाता कहेंगे। जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिज्ञासा और जिज्ञासु में अंतर समझ गए? जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, उसको जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो उसको क्या कहा जाएगा? तो जिसके मस्तक मतलब माथे के ऊपर चंद्रमा होता है उसको बोला जाता है चंद्रमौली। क्या बोलते हैं भाई? उसको चंद्रमौली बोलते हैं, चंद्रमौली। जो छिपाने योग्य हो, ठीक है जी। छिपाने योग्य चीज कौन सी होगी? चरित्र चरित्र नहीं छिपता भाई, थोड़े दिन छिप सकता है, परमानेंट नहीं छिपता, है ना। तो जो छिपाने योग्य होगा वो होगा गोपनीय। गोपनीय मैंने आपको एक आया भी था क्वेश्चन, तब मैंने आपको समझाया था गोपनीय। हाँ, शायद विलोम शब्द था। तो गोपनीय का मतलब है जिस चीज को हम छुपा के रखते हैं, और सामने आ जाना वो क्या हो जाएगा? समक्ष आ जाना, सामने आ जाना, वो इसका विपरीत हो जाता है। तो जो छिपाने योग्य होता है उसको क्या कहा जाएगा? गोपनीय हो जाए। बहुत सारी आपके दोस्तों की बात होगी ना जो आपने छुपा रखी होगी, तो वो कौन सी हो जाएगी? गोपनीय बात हो जाएगी। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं? बताओ। इंद्रियों को जीतने वाले को, दो चीजों में आपको कंफ्यूजन हो रही है। यहां पर इंद्रियों को जीतने की बात बोली जा रही है, तो इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहा जाएगा? जितेंद्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जितेंद्रिय। क्या कहा जाता है? जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। लेकिन इंद्र को जीतने वाले को क्या कहते हैं? जो इंद्र भगवान है उसके जीतने वाले को क्या कहते हैं? इंद्रजीत। और इंद्रजीत किसको कहा जाता है ये कमेंट करके बताना, ठीक है। इंद्रजीत किसे कहा जाता है? ठीक है, रामायण महाभारत से अपने हरियाणा में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने पूछा है, क्वेश्चंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय, और जिसने इंद्र भगवान को जीता हो वो क्या हो जाएगा? इंद्रजीत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंपू किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है भाई, चंपू किसे कहते हैं? वैसे आप मजाक में बोल देते हो चंपू लग रहा है, लेकिन अब आपको पता चलेगा चंपू किसे कहते हैं। एक तो चंपू लगता है कि भाई चंपू लग रहा है, एक चंपू वो होता है नाव को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रियल चंपू जो आपसे हिंदी में पूछेगा वो क्या होता है? वो होता है गद और पद मिश्रित रचना। एक ऐसी रचना
जिसके अंदर गद और पद दोनों का मिश्रण होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को चंपू कहा जाता है। ठीक है जी, उसी को चंपू कहा जाता है। चंपा को चंपू मत बोलना है। ठीक है जी, जिसमें गद और पद दोनों हो जिस रचना में, उसको चंपू कहा जाएगा। जो गाया जा सके या गाया जा सकने योग्य जो होता है उसको क्या बोला जाएगा? उसको गेय बोला जाता है। ठीक है जी, जिसको गाया जा सकता है, जिसको हम गा सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? गेय हो जाएगा। किए गए उपकार को नहीं मानता। ये तो एचएसएससी में मैंने अभी करवाया था, आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने हिंदी वाले पिछले 1-2 क्लास देखी होगी तो उसमें ये मैंने करवाया हुआ है, क्योंकि एचएसएससी में पिछले हाल ही के एग्जाम्स में पूछा गया था। तो क्या है कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको कृतघ्न बोलते हैं, नहीं मानता, और जो मानता है किए गए उपकार को उसको कृतज्ञ बोलते हैं। उपकारी वो होता है जो उपकार करता है, अनुपकारी है जो उपकार नहीं करता। बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र, बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र क्या होता है? मतलब कि जो बौद्ध भिक्षु पहनते हैं उस वस्त्र का क्या नाम है, ये अपने को बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका चीवर हो जाएगा। अब देखिए आपको आंसर दिख गया है। अब ये क्यों दिखाया है अब बता देता हूं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सभी के लिए सिलेक्ट किए हैं। अब कौन कौन से टॉपिक्स के हैं मैं एक बार आपको बता देता हूं, जो जो टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है जी, पहली चीज है आपको वचन, क्योंकि आपके एक वचन बहुवचन से क्वेश्चंस आए हैं, जो अभी हमने किया था पेपर सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें हमने देखा था। तो वचन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद उपसर्ग आपको देखने के लिए मिलेंगे, उपसर्ग के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा विशेषण भी आपसे पूछता है, तो विशेषण वाले क्वेश्चंस हैं इंपोर्टेंट, यानी कि जो रिपीट हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। विशेषण हो गया, इसके अलावा क्रिया हो गया, इसके अलावा सर्वनाम हो गया। सर जी सर्वनाम तो हम कर लेते हैं, तो कर लेते हो, तभी तो एग्जाम्स में आता है, और वो हो गया। संज्ञा से संबंधित क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आप सभी के लिए तैयार करवाए हैं। ठीक है जी, मैंने बोला था ना कि भाई हिंदी वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो ये आपके लिए तैयार करवाए हैं। इसके लिए हो जाएगा पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके अलावा कौन सा है? इसके अलावा आपके विलोम शब्द हो जाएंगे। ठीक है जी, विलोम शब्द सारे के सारे इंपोर्टेंट है। ज्यादा क्वेश्चंस मैंने डाले ही नहीं, लगभग 70 से 100 क्वेश्चंस के बीच में देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा नहीं, 70 से 100 के बीच में। ठीक है जी, 70 से 100 के बीच में। इसके अलावा शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चंस, ठीक है जी, शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। शुद्ध वर्तनी हो गया, ठीक है, वाक्य शुद्धि वाले हो गए, वाक्यांश हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए। अब ये सारे लिंग वाले, प्रत्यय वाले, उपसर्ग लिख दिया था, हाँ उपसर्ग है, साथ में प्रत्यय भी है। तो ये लगभग आपको 15 टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा समास, अलंकार, संधि। ठीक है जी, समास, अलंकार, संधि, समास के क्वेश्चंस भी अच्छे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, अलंकार से जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ये, और इसके अलावा संधि से जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ये, और उपसर्ग है तो प्रत्यय होएगा ही, तो प्रत्यय से भी जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ये सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पीडीएफ फोरम में आपको शानदार क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब सर जी कहां पर मिलेंगे? तो पहले एक चीज बता देता हूं, समास हो गया, अलंकार हो गया, संधि हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, और इनमें जो जो टाइप्स लगती हैं, मतलब जो जो ट्रिक्स लगती हैं, उनकी शॉर्ट वीडियोज जो 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक की होंगी, वो आपको अपने इंस्टाग्राम पर मिलेंगी। ठीक है, वीडियोज की बात कर रहा हूं, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, क्योंकि वहां पर 3 मिनट की वीडियो हम डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो अपनी क्लासेस यहां पर चल रही है यूट्यूब की, ये तो चलते रहेंगी, लेकिन अगर जिसमें शॉर्ट ट्रिक है भाई, जिसको आप जल्दी से पहचान सकते हो, समझ रहे हो, जो हिंदी में जिसमें समय लगने वाली क्लास होगी उसमें समय लगाएंगे, जिसमें समय लगने वाली क्लास नहीं होगी उसको 3 मिनट में समाप्त कर देंगे।
तो वो आपको अपने इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, वो इंस्टाग्राम पर मैं आपके लिए डालता रहूंगा ट्रिक्स। अभी थोड़ी सी ट्रिक्स रेडी हो रही है, आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, 20 तारीख से आपकी जो है वो चीजें आपको वहां पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। हिंदी की सभी की ट्रिक्स जो इंपॉर्टेंट होगी, बाकी जिसमें बड़ी क्लास जरूरी है उसके लिए बड़ी क्लास होगी स्पेशल, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर मैथ की ट्रिक्स और आपको जो 1-1 मिनट की वीडियो जो आपके एचएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलती रहेंगी 1 से 3 मिनट की। ओके जी, ये बात क्लियर हो गई। तो आपको इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पीडीएफ है। पीडीएफ भाई हम इंस्टाग्राम पर नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां पर ऑप्शन नहीं है पीडीएफ डालने का, ना ही व्हाट्सएप चैनल पे है। तो या तो मैं इनको ऐप पे प्रोवाइड करवा पाऊं या टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम अगर यूज करते हो तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, यूज करते ही होगे आप सभी, है ना, क्योंकि स्टूडेंट हैं सभी यूज करते होगे। तो टेलीग्राम पे ये सारी की सारी पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। अब टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दोनों को ज्वाइन कर लेना, वहां पर फॉलो कर लेना, है ना, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। वहां पर ये सारी की सारी मिल जाएंगी। देखो और बहुत सारे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है जी, बिना पलक झपकाए देखना तो क्या हो जाएगा, 1 तक हो जाएगा। समुद्र में लगने वाली आग होगी, दावाग्नि होगी, जो हमने अभी पढ़ा था, कहां गया, इसमें पढ़ा था, इसमें नहीं, पीछे गया वो। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है जी, तो हमें आराम से करना है। ठीक है जी, समुद्र में हो जाएगा, सॉरी समुद्र है ये। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग होती है दावाग्नि, और समुद्र में लगने वाली आग होगी बड़वा नल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बड़वा नल हो जाएगा, समुद्र में जो लगती है वो, और बिना पलक झपकाए एकाटक। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तो यहां पर मैं आपको वाक्यांश वाले दिखा रहा हूं। तो ये सारे के सारे की पीडीएफ है, टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, और इनकी शॉर्ट वीडियो जिससे आप पहचान सकते हो, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, वो आपको इंस्टाग्राम पर मिलते रहेंगे। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जरूर ज्वाइन कर लेना सभी स्टूडेंट, आज ही ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं आज ही पीडीएफ डाल दूं। ठीक है, मैं अभी डाल दूंगा, जैसे ही क्लास एंड होते ही आप देखोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। ओके जी, और आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। जितने भी यहां पर मैंने टॉपिक्स रखे हैं, इनसे ज्यादा ही वहां पर आपको मिलेगी, और हर के ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले, 70 से 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है जी, जो बेहतरीन होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। ओके जी, उम्मीद करता हूं ये मेरी जो मेहनत है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और अपने दोस्तों को भी बता देना कि भाई वहां से पढ़ सकते हो, और जिनके पास बुक है बुक से पढ़ते रहो भाई। ठीक है, नहीं है तो यहां से इस्तेमाल करो। ठीक है, राम राम सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।